हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा और इसी के साथ कौन से पॉइंट से या फिर जो डिफरेंट आर्टिकल है उससे किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं प्री और मेंस में अक्रॉस डिफरेंट जीएस पेपर, वो बताने की कोशिश करूंगा। ये जो एनालिसिस है बेस्ड है आपके यूपीएससी एज वेल एज डिफरेंट स्टेट पीसीएस का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके हिसाब से है। सेकेंडली, आपके जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है जिससे हमें एग्जाम का ट्रेंड का पता लगता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से थीम के ऊपर कौन से इशू बेस्ड जो चीज़ें हैं बार बार पूछी जाती है, या फिर एक पर्टिकुलर ईयर में कोई क्वेश्चन पूछा गया तो क्यों पूछा गया, तो उसके हिसाब से क्या है हम एनालिसिस आपको आपके लिए प्रस्तुत करते हैं ताकि चीज़ें क्रेडिबल रहे, ऑथेंटिक रहे और एग्जाम ओरिएंटेड रहे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका जो फाउंडेशनल लर्निंग है, जो बेसिक्स है डिफरेंट जीएस पेपर के, वो क्लियर है। और अगर क्लियर नहीं भी है तो भी आप अगर कंटिन्यू करेंगे हमारा जो एनालिसिस है इसका जो पीडीएफ कंटिन्यू अगर पढ़ेंगे 2-4 महीने तो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। फिर भी अगर कोई हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहता है, एक्जिया आईएएस एकेडमी से आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फाउंडेशनल कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लगभग 1 साल में आपको पूरा सिलेबस का कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे। जो क्लासेस होंगी एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी, रेगुलर टेस्ट लिया जाएगा फॉर प्री एंड मेंस, 1-on-1 मेंटोरिंग के तहत आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर काम किया जाएगा। इसी के साथ इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिसमें एनरोल होकर आप अपना प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा हर पेपर का जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 का जो डिफरेंट सब्जेक्ट है उसका कम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। कोर्स मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो एज पर सिलेबस होगा और जो एग्जाम का ट्रेंड है उसके हिसाब से होगा। अगर आपको कोई डाउट है और किसी चीज़ को आप डिटेल में जानना चाहते हैं एडमिशन रिलेटेड तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। ध्यान रखिएगा हमारा सिर्फ एक ही ऑफिशियल नंबर है जो इसमें मेंशन किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात कर रहा है रिगार्डिंग चेंजिंग नेचर ऑफ नेबरली बॉन्ड। तो सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से जो नेबरली बॉन्ड है, जो हमारे आस पड़ोस के जो और लोग हैं, पीपल है, उनके साथ हमारा जो बॉन्डिंग है वो कैसे चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक फेनोमेनन की वजह से, नेचर की वजह से, ओके, किस तरीके से ह्यूमन रिलेशन के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, स्पेशली जो नेबरली बॉन्ड है। तो ये जो आर्टिकल है ये आपके एसए के पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर 1 सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, फिर आपके जीएस पेपर 4 एथिक्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा कि ह्यूमन रिलेशन में किस तरीके से जो एथिक्स है वो वर्क करता है और सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस के साथ ही जो डिफरेंट एथिकल डायमेंशन होते हैं उसमें भी कैसे चेंजेस आती है। तो अभी आप ध्यान रखिएगा कि अर्लियर अगर हम देखें आगे के समय पे या फिर आज से 20-25 साल 30 साल पहले, तो नेबरली लव वाज फ्यूल्ड बाय स्कैसिटी। तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्कैसिटी होती थी, चाहे वो पावर का आउटरेज हो, सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई। तो मुझे ध्यान है कि हम लोग जब आपके आज से 10 साल 20 साल पहले जब इलेक्ट्रिसिटी चला जाता था तो हम सभी क्या करते थे, जो कम्युनिटी के लोग हैं हमारे नेबरली है, सब बाहर निकल के आ जाते थे, डिस्कशन करते थे डिफरेंट टॉपिक पे, ओके, एक अच्छा बॉन्ड होता था। 1-2 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो उस समय क्या है, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता था कि हम क्या करें, आपके एक दूसरे से बात करें, शेयर करें चीजें, तो उससे एक बॉन्डिंग जो है अच्छी होती थी। तो जो स्कैसिटी था, कोई आप समझ लीजिए कोई सब्जी कभी नहीं है तो आस पड़ोस से हमने मांग लिया, ओके, कोई भी चीज जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हमारे पास कभी उपलब्ध नहीं होती है इमीडिएटली, तो हम वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो उससे क्या होता है, शेयरिंग इज केयरिंग, तो एक बॉन्डिंग आती है। लेकिन आज के समय पे आप अगर देखें सो देयर इज नो स्कैसिटी नाउ, और सभी के अंदर क्या है, एक राइज दिखाई दे रहा है सेल्फ सफिशिएंसी का। और ध्यान रखिएगा ये जो आर्टिकल है स्पेशली अर्बन एरिया के बारे में मेंशन कर रहा है। अभी अगर आप अर्बन एरिया में देखें, जो डिफरेंट अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं एक बिल्डिंग के अंदर,
तो उनके अंदर भी आजकल क्या है, जो बॉन्डिंग पहले समय पे एक अच्छी बॉन्डिंग हुआ करती थी, वो बॉन्डिंग आजकल धीरे धीरे कम होने लगी है। तो जैसे तारक मेहता का जो उल्टा चश्मा है, उसमें आप जो बॉन्डिंग देखते हैं, वैसी बॉन्डिंग अभी धीरे धीरे कम होने को आ रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज आप देख सकते हैं आपके जो पावर कट्स है आजकल कम हो गए हैं, या फिर उसके जगह में जनरेटर आ गए हैं, इन्वर्टर आ गए हैं, शुगर शॉर्टेजेस होना, ये सभी चीजें अभी अब कम आपको देखने को मिलती है। ओके, तो अभी खूब रेयर है कि ये प्रॉब्लम होती हो। पावर कट तो होता ही है नो डाउट, लेकिन इसका अल्टरनेट है, इसीलिए लोग कम मिलते जुलते हैं, अपने अपार्टमेंट के अंदर ही रहते हैं। और अर्बन एरिया में एक आइसोलेशन देखने को मिल रहा है, एक प्राइवेसी कल्चर भी आ गया है। हाई राइजिंग अपार्टमेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिलीवरी एप्स है। तो अभी खाना नहीं है, समझ लीजिए रात को खाना नहीं, आप किसी आस पड़ोस से कुछ मदद लेके खाते या फिर शेयर करते, लेकिन अभी वैसा माहौल नहीं है क्योंकि डिलीवरी ऐप है, आप किसी समय भी ऑर्डर कीजिए, खाना आ जाता है। तो किस तरीके से क्या है, एक जो आज के समय पे सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो कैसे क्या कर रही है, नेबरली बॉन्ड्स में क्या शिफ्टिंग ला रही है, उसके बारे में हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर सिंपली ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है नेबरली बॉन्डिंग में, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उसमें हमें ये चीज़ें मेंशन हम कर सकते हैं। डिजिटल आइसोलेशन देखा गया है, तो पर्सनल इंटरेक्शन जो है वो बहुत कम हो गई है। तो एक समय पे स्कैसिटी होता था, उससे सोशल बॉन्ड फोस्टर होता था, लाइक कभी मिल्क नहीं है तो कभी पावर नहीं है, तो कभी शुगर नहीं है, तो कभी सॉल्ट नहीं है, तो इसके लिए हम कभी ना कभी तो आपका कनेक्शंस बना लेते थे कि थोड़ा बहुत हमें दे दीजिए, मैं कल आपको लौटा दूंगा। तो वो सभी चीज़ें अभी नहीं देखने को मिल रही है, और एक हाइपर इंडिविजुअलिज्म देखा जा रहा है इन मॉडर्न अर्बन इंडिया। अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, सभी अच्छे आपके बिल्डिंग्स ले रहे हैं, और उन बिल्डिंग्स के अंदर उनके जो अपार्टमेंट है उनमें वो आपके एक तो 9 to 5 जॉब करते हैं, फिर घर आते हैं, घर के अंदर रहते हैं, या फिर अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताया, इवन अपने फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम नहीं बिता सकते हैं बिकॉज ऑफ आपके टेक्नोलॉजी। कोई व्हाट्सएप में बिजी है, तो कोई सोशल मीडिया, डिफरेंट सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक में बिजी है। तो एक जो सिविक सेल्फ सफिशिएंसी का कल्चर आ गया है, वो एक तरह से देखा जाए तो जितना हमें अच्छा दिखता है उससे काफ़ी उसकी ज़्यादा नेगेटिविटी है। इसीलिए लोग आजकल आइसोलेटेड फील करते हैं, कोई सोशल कनेक्शंस नहीं होता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इन सभी चीज़ों में आपके इन सभी चीज़ों का जो इशू का जो आप देख सकते हैं राइज हो रहा है। तो जो कम्युनिटी डिपेंडेंस है वो रिड्यूस हो गई है। तो इसलिए सिविल सोसाइटी का जो कॉमन स्पेस है वो श्रिंक हो रहा है, और सब वर्चुअल कनेक्टिविटी में लगे हुए हैं। वर्चुअल कनेक्टिविटी रिप्लेसेस फिजिकल बॉन्ड, तो कोई फिजिकल बॉन्ड आप अभी आज के समय पे बहुत मिनिमम देखते हैं। तो जोमेटो के बारे में मेंशन किया गया है। ओके, तो जोमेटो से खाना मंगाना, या फिर आपके पहले अगर कोई समझ लीजिए कि अपार्टमेंट से निकला है, कोई बाहर जाने वाला है, तो वो अपने जो नेबर है उससे लिफ्ट ले लेता था कि मुझे भी थोड़ा आगे बढ़ा दो। तो अभी वो नहीं है क्योंकि ओला उबेर आ गया है, तो एक क्लिक किया तो गाड़ी आपके घर के पास ही है। जो टी टाइम गॉसिपिंग होती थी उसको व्हाट्सएप ने रिप्लेस कर दिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक टेक्नोलॉजी, आप पहला तो इसमें ग्लोबलाइजेशन, देन राइज ऑफ टेक्नोलॉजी, चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक सर्कमटेंसेस किस तरीके से लोगों को आइसोलेट कर रही है। इंसान क्या हो रहा है, कंप्लीटली आइसोलेटेड हो रहा है। नेबर से तो छोड़िए, फैमिली से ही क्या है, कट ऑफ कर रहा है जाने अनजाने में। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ऐसे GS1, GS4, तो अभी इस तरीके से जब कट ऑफ होते हैं तो जो अभी ग्लोबलाइजेशन का, टेक्नोलॉजी का, एल्डरली पॉपुलेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, चाइल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, ओके, आपके फिर मैच्योर्ड पर्सन्स जो है, यंग एडल्ट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, इस तरीके के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इन जनरल क्वेश्चन पूछा गया तो इन सभी के ऊपर आप इम्पैक्ट जो है वो एग्जाम में लिख सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो वे फॉरवर्ड क्या करना है, हमें रीबिल्डिंग करनी है कम्युनिटी कॉन्शियसनेस को। कम्युनिटी को एक होना ज़रूरी है। ओके, लाइक पार्क्स में लाइब्रेरी है, कम्युनिटी किचन जैसे जो कॉन्सेप्ट है उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। जो क्या होगा, एक शेयर्ड स्पेस होगा जिसमें लोग मिलेंगे जुलेंगे, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो, सोसाइटियल प्रॉब्लम हो,
ये सभी डिस्कस कर पाएंगे। और जो एक आपका क्या होता है, हम जब लोगों से डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारा जो बोझ है हल्का होता है, हम अंदर ही अंदर घुटते नहीं हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ये सभी चीज़ें नहीं होती है। तो जो अर्बन डिज़ाइन है उसको ह्यूमनिज्म के साथ रखना ज़रूरी है। ह्यूमनिज्म का जो पर्सपेक्टिव है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई आपका आजकल आप देखते हैं कि जो अपार्टमेंट बनती है काफ़ी नैरो स्पेस होता है, तो आपके जैसे अपार्टमेंट के नीचे पार्क होना, ओके, या फिर आपके डिस्कशंस के लिए बैठने के लिए जगह होना, इंटरेक्शन करने के लिए जिम का होना, स्विमिंग पूल जैसे कंसेप्ट को आप इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो उससे क्या है, इंटरेक्शन बढ़ेगा, ह्यूमन टू ह्यूमन जो कनेक्शन है वो बढ़ेगा, सिविक एंगेजमेंट जो है वो बढ़ेंगी। इससे आपका क्या है, अवेयरनेस बढ़ता है। ओके, फिर आपकी जो एक देश में जो इशू है, सोशल इशू हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, इन सभी चीज़ों में एक ओपिनियन फॉर्म होता है जो काफ़ी ज़रूरी है। जो हैबरमास का आपका कंसेप्ट है पब्लिक डिस्कशन का, पब्लिक स्फेयर का, उसको हम इसमें जोड़ के देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं। तो डिजिटल टूल को हमें क्या करना है, रीइंफोर्स कराना है, रिप्लेस नहीं करना है हमारे बॉन्ड को। तो सोशल गेट टुगेदर जो है उसको कंटिन्यू रखना है। चलिए देखते हैं, पास्ट में ध्यान दीजिएगा, काफ़ी तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑलरेडी अर्बनाइजेशन के ऊपर। तो अर्बनाइजेशन इज ऑफन ब्लेम फॉर इरोजन ऑफ ट्रेडिशनल कम्युनिटी वैल्यूज। कमेंट, तो किस तरीके से जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी वैल्यूज है वो किस तरीके से रिप्लेस हो रही है, जैसे रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, ये आपके फिर आपके जो कम्युनिटी गेट टुगेदरनेस है, किसी प्रॉब्लम को एक साथ मिलके हल करना, तो इन सभी चीज़ों का क्या है आपका आज के समय पे आप ये सभी वाइप आउट हो गई है। फिर जो रोल ऑफ एम्पैथी, कंपैशन है वो कम होने लगी है आजकल सिविक लाइफ में। क्यों कम होने लगी है, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन जो है, बॉन्ड है, जो रिलेशन है वो नहीं है, कम हो गया है। द मॉडर्न वर्ल्ड इज इंक्रीजिंगली इंडिविजुअलिस्टिक। कैसे इंडिविजुअलिस्टिक बन रहा है अभी हमने देखा, टेक्नोलॉजी की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो इन सभी चीज़ों को हम मेंशन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग हेल्थ सेगमेंट। तो जीएस पेपर 1 सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि हेल्थ कंसर्न क्या करती है, आपकी पॉपुलेशन को इनसिक्योर करती है। तो ग्रेटर अवेयरनेस हेल्प टू डील विथ रेयर डिजीजेस। तो अभी रेयर डिजीज क्या है, ऐसे डिजीजेस जो आपके क्या होते हैं, रेयरली इंसान के अंदर होते हैं और जो काफ़ी घातक होते हैं। जैसे आप समझ ले, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ओके, या फिर थैलेसेमिया हो गया, इन तरीके के जो डिजीज है। तो रेयर डिजीजेस ग्लोबल सिग्निफिकेंस, तो ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है, ओवर 10,000 रेयर डिजीजेस एग्जिस्ट। 10,000 से भी ज़्यादा क्या है, रेयर डिजीज देखी जाती है। और जो रेयर डिजीज है मोस्टली जेनेटिक है, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो, थैलेसेमिया हो। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम एग्जाम्पल में मेंशन कर सकते हैं। अफेक्ट कितने को करता है, 300 मिलियन पॉपुलेशन को। तो कम से कम 30 करोड़ लोग अफेक्टेड है, और उससे 90 मिलियन जो है वो इंडिया में ही है। मतलब 10 करोड़ लोग इंडिया में आपके, मतलब ग्लोबल पॉपुलेशन का अगर आप देखें तो 1/3 है, 1/3 हिस्सा जो रेयर डिजीज का है वो इंडिया इसका बर्डन फेस करता है। और हाई मोर्टेलिटी रेट है इन चिल्ड्रन, 30% अफेक्टेड चिल्ड्रन क्या होते हैं आपके, डेथ कॉज होता है उनका बिफोर देयर 5th बर्थ, 5 साल से पहले। तो इंडिया स्पेसिफिक चैलेंजेस क्या है, हमें अवेयरनेस ही नहीं है इन डिजीजेस का, सिकल सेल एनीमिया हो, थैलेसेमिया हो। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है, अवेयरनेस को जनरेट करना। कम रजिस्टर्ड होते हैं चीज़ें, रिपोर्टिंग सिस्टम सही नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस आपके जो पेनिट्रेशन है वीक है, ट्रीटमेंट ऑप्शन काफ़ी कम है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। तो इसीलिए क्या है, नीड ऑफ द आवर क्या है, अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है, डेटाबेस बनाना ज़रूरी है, ताकि हम टारगेटेड तरीके से अफेक्टेड जो पीपल है उनको हम मदद कर सकें, और हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो सिटीजन्स है उनको हेल्दी बना सके। तो ध्यान रखिएगा, रेयर डिजीजेस सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट कर रही है। सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से जो आपके पोर वल्नरेबल पॉपुलेशन है, वुमेन है, उनको इम्पैक्ट कर रही है। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से जो गवर्नमेंट है किस तरीके के पॉलिसीज ले रही है, जैसे नेशनल हेल्थ पॉलिसी,
पीएम आयुष्मान भारत, तो इन सभी पॉलिसीज को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रही है और उसमें क्या लेक्यूनस है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी भी है ऑन रेयर डिजीजेस, तो उसके लिए क्या काम कर रही है। तो इन सभी चीज़ों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, आपने अगर बिल्कुल भी बेसिक नहीं पढ़ा है तो आप 9-12 के आप साइंस, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी 11 का, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल थ्योरी 11 का, उनके ये चैप्टर्स पढ़ सकते हैं ताकि थोड़ा बेसिक्स आपको डेवलप हो जाए। और नहीं भी पढ़ेंगे, इसको कंटिन्यू रखेंगे तो भी हो जाएगा। बाकी जीएस पेपर 1-2 के पर्सपेक्टिव से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको इसमें दिखाया गया है। वे फॉरवर्ड में क्या है, स्ट्रेंथन करना है रेयर डिजीज रजिस्ट्री को, एक्सपैंड करना है जेनेटिक्स को, जेनेटिक्स लाइक टूल। तो ये क्या है, आपका ऐसा टूल है जिससे क्या किया जा सकता है, आपके जो डेटाबेस है उसमें आपकी जो रेयर डिजीजेस रिलेटेड डेटास है, जो पॉपुलेशन अफेक्टेड है, उनके बारे में मेंशन करके टारगेटेड तरीके से इंटरवेंशन लिया जा सकता है। ये आरोग्य सेतु ऐप की तरह ही है। इंस्टीट्यूशनलाइज करना है कम्युनिटी काउंसलिंग को। सो डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों को हमें क्या करना है, आपके उनको अवेयर करना है डिजीजेस के बारे में, उनको बताना है, जो कॉशन लेना है, मेडिसिन लेना है वो बताना है। रेगुलेट करना है हमें आपके जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो आपके मैरिजेस है, ओके। यूज अ राइट बेस्ड एंड साइंटिफिक अप्रोच टू इन्फॉर्म कम्युनिटीज, नॉट फोर्स बिहेवियर। तो अभी क्या होता है, जेनेटिक डिजीजेस आपकी मैरिज के वजह से भी होती है। जो आपके ज़्यादा एंडोगेमस मैरिज होते हैं, एंडोगेमस मैरिज मतलब एक कम्युनिटी के बीच में जो मैरिजेस रहता है, तो उसके वजह से भी क्या होती है, ये डिजीजेस क्या होती है, कम्युनिटी के बीच में रह जाती है। तो इसीलिए आप देखते हैं कोई जो डिजीज होती है कभी एक कम्युनिटी को ही अफेक्ट करती है। क्यों? बिकॉज ऑफ एंडोगेमस मैरिज। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना ज़रूरी है, इंश्योरेंस कवरेज देना ज़रूरी है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस देना ज़रूरी है। तो इन सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, पास्ट ईयर में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ताकि आप चीज़ों का जो रेलेवेंस है वो आपको समझ में आए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो गल्फ है, इट मीन्स वेस्ट एशिया के जो गल्फ कंट्रीज है, जिनका एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जीसीसी। तो जो गल्फ कंट्रीज है वो क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए? तो एनर्जी और ट्रेड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडिया यूएई स्ट्रेटेजिक एनर्जी डायलॉग। फिर आपके जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो यूएई जो है वो लगभग $100 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला है। तो उस लिहाज से भी क्या है, जो मिडिल ईस्ट है वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो ध्यान रखिएगा, मिडिल ईस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि मिडिल ईस्ट इन जनरल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो एनर्जी के सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस कोऑपरेशन पर्सपेक्टिव से, डिफेंस एंड नेवल कोऑपरेशन पर्सपेक्टिव से, जियो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट के पर्सपेक्टिव से, लेबर स्किल एंड डायस्पोरा के पर्सपेक्टिव से। 9 मिलियन प्लस इंडियन डायस्पोरा गल्फ में काम करती है और बहुत ज़्यादा रिमिटेंसेस इंडिया इससे अर्न करता है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से जो अभी मेंशन किया था, $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्लान जो है बाय यूएई इन इंडिया। तो ये सभी पर्सपेक्टिव से क्या है, गल्फ कंट्री हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो गल्फ नेशंस है, ओवरऑल जो वेस्ट एशिया है, उनके साथ इंडिया का जो आपका डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो आपका इम्पॉर्टेंट है, उसको ठीक रखना इन पर्सपेक्टिव से। तो क्यों इम्पॉर्टेंट है वेस्ट एशिया, पूछा जा सकता है क्योंकि वेस्ट एशिया में आप देख सकते हैं पैलेस्टीनियन कॉज को लेके एक डिस्टर्बेंस जो है बना रहता है। फिर सिया सुन्नी जो कन्फ्लिक्ट है उसको लेके भी आपके जो सऊदी अरेबिया है और ईरान है, इनके बीच में आपके मुकाबले देखे जा सकते हैं, कन्फ्लिक्ट देखा जा सकता है। ओके, तो इनमें इंडिया को क्या करना है, एक बैलेंस अप्रोच लेना है ताकि हम जितना दूर हो सके वेस्ट एशिया में जो आपका पीस है उसको मेंटेन कर सके, ताकि इससे आपका इंडिया का इंटरेस्ट भी फुलफिल हो एंड देन वेस्ट एशिया का जो इंटरेस्ट है, जो स्टेबिलिटी है, पीस है, वो भी इंश्योर रहे। ध्यान रखिएगा। तो ये जो आर्टिकल है अगेन इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रॉम आपके मेंस पर्सपेक्टिव एज वेल एज प्री के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट रहेगा।
तो जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है जीसीसी, कितने मेंबर्स है, कब फॉर्मेशन हुआ, ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। तो हमें क्या करना है, इंस्टीट्यूशनलाइज करना है एनुअल इंडिया गल्फ समिट को, कि हर साल समिट आपका बना रहे। एडवांस करना है वेस्ट एशियन क्वाड, जिसमें आपके यूएई, सऊदी अरेबिया एंड यूएसए इंक्लूडिंग इंडिया रहेगा, जिस तरीके से क्वाड है अभी का जो क्वाड है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं एनर्जी को, लॉजिस्टिक्स को, टेक को, काउंटर टेररिज्म को। लेवरेज करना है सोवरेन वेल्थ फंड फॉर स्टार्टअप, तो जो डिफरेंट गल्फ नेशन है, सऊदी अरेबिया, यूएई, इनके जो सोवरेन वेल्थ है वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इंडिया का जो मार्केट है वो इमर्जिंग मार्केट है। तो उससे क्या है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सहूलियत हमें मिल सकती है। फिर प्रमोट करना है डायस्पोरा का सेफ्टी को थ्रू लेबर प्रोटोकॉल्स। इंटीग्रेट करना है डिफेंस एंड एनर्जी डिप्लोमेसी को, ताकि हम डिफेंस सेगमेंट में और एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी में आगे बढ़ सके, एनर्जी सिक्योरिटी को अचीव कर सके। चलिए ये देख लीजिएगा पास्ट ईयर के क्वेश्चन। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, आईएमईसी के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में, मेंस में भी गल्फ कंट्री के बारे में ऑलरेडी पूछा गया है कि इंडिया का जो इंटरेस्ट है उससे कैसे अलाइंड होता है। तो ध्यान रखिएगा एक ही तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेन थीम आपको समझना है। वेस्ट एशिया पूरा एक क्या है, आईआर के पर्सपेक्टिव से थीम है, इसको इंडिया के इंटरेस्ट से जोड़ के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये बात करता है द फर्स्ट ट्रैक टू फर्स्ट वर्ल्ड, कोरियाज लेसन फॉर इंडियाज राइस। तो अभी ध्यान रखिएगा जो आपका साउथ कोरिया है आज एक आपका डेवलप्ड इकोनॉमी है साउथ ईस्ट एशिया में। अगर देखें तो जो साउथ कोरिया है वो कैसे उसने ग्रोथ अचीव की और इतना फास्टेस्ट एक आपका क्या है डेवलप नेशन बना, तो उससे इंडिया क्या सीख ले सकता है उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो कभी आप चीज़ों को जब लिखेंगे ऐसे में कोई चीज़ें लिखेंगे या फिर डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा गया जीएस पेपर 3 में 2 में, तो उसमें आप जिक्र कर सकते हैं। तो अभी अगर साउथ कोरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखें तो काफ़ी मिराकलस है। क्यों है, बिकॉज आपके 1960 से लेके 80 के अंदर जो आपकी एक ऑथोरिटेरियन तरीके से, मतलब स्टेट को जैसा अच्छा लगा कि ऐसे हम डेवलप कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन को आपका फ्यूल किया विदाउट एनी रेजिस्टेंस फ्रॉम द साउथ कोरियन पॉपुलेशन, और बहुत ज़्यादा फोकस किया क्वालिटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, स्ट्रैटेजिक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया ह्यूमन कैपिटल में, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल सबसे ज़रूरी है। एक देश का डेवलपमेंट पता चलता है ह्यूमन डेवलपमेंट से ही, तो उसमें ध्यान दिया। टारगेटेड तरीके से एक्सपोर्ट पॉलिसी को आपका डेवलप किया, और आज आप देख सकते हैं जैसे इंडिया में ही डिफरेंट साउथ कोरियन प्रोडक्ट आप हमारे देश में देख सकते हैं। जैसे एक बड़ा प्रोडक्ट हो गया आपका सैमसंग, एलजी, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप देख सकते हैं। फिर जो ह्यूंडई है वो भी साउथ कोरिया से है। इसके बाद आप देख सकते हैं इंडियाज डेवलपमेंट पाथ। तो अगर देखें तो इंडिया का डेवलपमेंटल पाथ कैसा है, डेमोक्रेटिक है, इंक्लूसिव है, बट स्लो एंड कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा प्रोसीजरल डिलेस देखे जाते हैं बिकॉज ऑफ हमारा जो सिस्टम है ऑथोरिटेरियन नहीं है कि स्टेट को जैसा मर्जी हुआ वैसा किया। काफ़ी डिस्कशन डिबेट के बाद ही पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बाद ही जो काम होता है वो देखा जाता है। तो इसीलिए क्या है, आप डिफरेंट प्रोसीजरल डिलेस, कोalition पॉलिटिक्स, फ्रेगमेंटेड डिसीजन मेकिंग, ये सभी चीज़ें क्या करती है, हमारे डेवलपमेंट को थोड़ा धीमा करती है। लेकिन हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि हमारे देश में भी ऑथोरिटेरियन स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। इंस्टीड हमें क्या करना है, एक बैलेंस मेंटेन करना है, ताकि हम क्या कर सके, डेमोक्रेटिक तरीके से, इंक्लूसिव तरीके से हम डिसीजन मेक कर सके। बस जो डिलेज है उनको हमें कम करना होगा। और स्ट्रॉन्ग सिविल लिबर्टी होने के वजह से भी क्या है, आप देख सकते हैं डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसीज में आपकी डिफरेंट ग्रुप्स जो है या फिर पार्टीज है, ओपोजिशन पार्टीज, वो आपकी ओपोज करती है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को। तो वो भी एक क्या है आपका, आप हिंडरेंस की तरह देख सकते हैं। लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि आपकी स्ट्रॉन्ग सिविल जो लिबर्टीज है उसको हटा के हम उसको वीक करें। हमें जो भी डेवलपमेंट करना है डेमोक्रेटिक वे से, इंक्लूसिव तरीके से,
विथ प्रॉपर डिसीजन मेकिंग ही करना ज़रूरी है। बाकी जो लेक्यूनस देखी जा रही है कोalition पॉलिटिक्स में, जो वीकनेसेस है, तो पार्टी पॉलिटिक्स को बाद में या फिर पीछे रखते हुए हमें नेशन का प्रोग्रेस को पहले ध्यान देना होगा। तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो अभी दोनों सिस्टम का क्या क्या है, अपना खुद का पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स है, तो उसी चीज़ों को आपको बैलेंस करके लिखना होगा इन फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट चाइना डैम ओवर ब्रह्मपुत्र। तो चाइना जो मीडॉक डैम सेटअप करने की जो प्रपोजल लेके आया था, वो अभी उन्होंने उसमें वर्क करना स्टार्ट किया है। चाइना बिगिंस कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ओवर ब्रह्मपुत्र इन तिब्बत। तो इससे अभी क्या है, जबकि आपका जो चाइना है और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जिसको यारलोंग ज़ेंगबो कहा जाता है इन तिबेटन रीजन ऑफ चाइना, तो अभी चाइना अपर राइपेरियन कंट्री है, तो रिवर उनसे, उनके देश से होके गुजरती है, तो इसे उनको क्या रहता है, एक एडवांटेज रहता है। और जो लोअर राइपेरियन रिवर, लोअर राइपेरियन जो आपके कंट्री रहते हैं लाइक इंडिया, तो इंडिया का अभी जो नॉर्थ ईस्ट का असम पोर्शन है, अरुणाचल पार्ट है, उसको पूरा कवर करता है जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो, इंक्लूडिंग आपका अनदर कंट्री बांग्लादेश। तो इससे क्या है, एक चाइना को एक अपस्ट्रीम का लेवरेज मिल जाता है। अपर राइपेरियन स्टेट होने की वजह से, कंट्री होने की वजह से उनको एक लेवरेज मिलता है, और हमें कुछ डिसएडवांटेजेस रहती है, जैसे कि आपके जो वाटर होल्डिंग है, अगर ज़्यादा होल्ड किया तो आपके इंडिया में वाटर शॉर्टेजेस हो सकते हैं। उससे क्या है, आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन में, एग्रीकल्चर में, ड्रिंकिंग वाटर में, इन सभी चीज़ों में कमी देखी जा सकती है। लेकिन इसमें आपके हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और आसाम के स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने कहा है कि ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो नहीं देखा जाएगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का जो मैक्सिमम वाटर होता है वो आपके ब्रह्मपुत्र के जो डिफरेंट आपके ट्रिब्यूटरीज है नॉर्थ साउथ के, उसके उससे ये वाटर सोर्स होता है आसाम में जो ब्रह्मपुत्र है। तो ये जो कंसर्न है उसको मिनिमाइज कर देती है, जो आपका ये कंसर्न है कि चाइना उसको ब्लॉक करेगा। लेकिन इसमें अभी इंडिया को भी क्या करना है, ये ध्यान रखना ज़रूरी है, ताकि जो डैम है उससे आपका इंडिया का, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम, अरुणाचल का जो इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट, वो वायलेट ना हो। तो ये भी क्या है, आपके क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे जो ट्रांसबाउंड्री रिवर है वो क्या करती है, पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम है, डिप्लोमेटिक इशू बन के उभरती है देश के बीच में। जैसे आपके तीस्ता रिवर को लेके इशू है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडस रिवर को लेके इशू है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ब्रह्मपुत्र का जो रिवर है उसको लेके इशू है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ओके, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। बाकी जो रिवर है इसका क्या आपका कौन से ड्रेनेज, कितने ड्रेनेज है, कितना बेसिन एरिया कवर करता है। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको ज्योग्राफी में जाननी ज़रूरी रहती है, प्री और मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी तीस्ता रिवर के बारे में मेंशन किया था, तो इसमें क्वेश्चन आप देख सकते हैं पास्ट में पूछा गया है। अभी मैंने मेंशन किया था ट्रांसबाउंड्री रिवर, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में। फिर ब्रह्मपुत्र कितने देशों से आपका इसका फ्लो देखा जाता है, वो पूछा गया है। फिर इसमें आप डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स लाइक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, फिर आपका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, फिर डैम के जो प्रोजेक्ट है, तो ये सभी चीज़ें। तो इसमें ध्यान रखिएगा, सिर्फ डैम के बारे में ही पूछा जाएगा ज़रूरी नहीं है, ओवरऑल पूछा जाएगा, तो उसमें डैम के बारे में भी आप जिक्र कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है 5 जजेस एससी बेंच टू टेक अप प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। तो 8 अप्रैल में आपके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो जो बिल पास करती है उसको गवर्नर को एज वेल एज आपके जो प्रेसिडेंट है उनको 3 महीने के अंदर कंसीडर करके पास करना जरूरी रहेगा। तो इसी की वजह से क्या हुआ, आपके जो प्रेसिडेंट महोदया है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को 14th क्वेश्चन रेफर किया और उनसे सलाह मांगी कि क्या ये सही है जो आपके 142 इन्वोक किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और डेडलाइन दिया ऑन अप्रैल 8
तो इसने कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल खड़े किए हैं, जिन सवाल को आपके पूछा गया है बाय प्रेसिडेंट महोदया टू द सुप्रीम कोर्ट। सो द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस रेज 14 क्वेश्चन। तो इसमें जो आपके की क्वेश्चंस है कि क्या जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर कर सकती है, क्या आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनको आपका इस तरीके से जो उनके ऊपर आपका मैंडेटरीली जो टाइम फ्रेम है वो दिया जा सकता है, दैट टू बाय जुडिशरी, या फिर इसको पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा डिसाइड किया जाना चाहिए। तो उन सभी क्वेश्चंस के बारे में पूछा गया है। तो इसमें मेनली 3 आर्टिकल के बारे में आप जिक्र देखेंगे। आर्टिकल 142 जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूज करके आपके डेडलाइन दे दी गवर्नर और प्रेसिडेंट को कि उनको आपका जो बिल है अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर को 3 महीने के अंदर पास करना है, और अगर प्रेसिडेंट को रेफर करते हैं अंडर आर्टिकल 201 तो प्रेसिडेंट को भी क्या करना है, 3 महीने के अंदर डिसाइड करना है। और उसी के बाद क्या है, आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट महोदया ने 14 क्वेश्चन को रेफर किया है टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो उसी के लिए उसी का डेवलपमेंट है। अभी 5 जजेस बेंच कंपोज की गई है। जजेस का नाम मेंशन है, आप देख सकते हैं, सीजेआई खुद भी इंक्लूडेड है। तो जब 5 जजेस आते हैं तो उसी को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा होता है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है। तो ये जो 14 पॉइंट रेफर किए हैं इनको आपका 22 जुलाई से इसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। तो बाकी जब डिस्कशन होंगी तो उसके ऊपर हम इसको देखेंगे। बाकी ध्यान रखिएगा ये आर्टिकल आपके अभी चर्चे में है तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, और मेंस में ओवरऑल आपके जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये एक्सपेक्टेड है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो यही आज के डिस्कशन का आखिरी आर्टिकल था। इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। थैंक यू।